एपिग्लोटिस किसे कहते हैं हिंदी में? हेलो एवरीवन, आज मैं अपने इस वीडियो में मानव के श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करने के लिए आई हूँ। इस संदर्भ में हमने ये डायग्राम बनाया है जिसमें दिखाई दे रहा है नासा गुहा, उसके बाद ये ग्रसनी के बाद नीचे की तरफ कंठ नली है, कंठ नली के बाद श्वास नली, और श्वास नली नीचे ये श्वसनी है। श्वसनी जो होती है वो अपने अपने फेफड़ों में दो भागों में बंटकर पहुंच जाती है। श्वसनी दोनों फेफड़ों में पहुंची हुई है। उसके बाद श्वसनी के बाद यहाँ पर इस फेफड़े के अंदर श्वसनिका होती है जिसमें कि बहुत सारी ब्रांचेज, ये जो श्वसनिका जो रिंग से बनी हुई है अपने अपने पार्ट्स में है, वहां पर जाकर ये क्या हो गया कि बहुत सारी ब्रांचेस में बंट जाती है जिसको कि ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई जो है वो आके जाके पतली पतली एक कोने में एक थैली जैसी रचना में निकल जाती है जिसे हम लोग वायु कूपिकाएं कहते हैं। जो वायु कूपिकाएं इस तरह से होती है। अब श्वसनी जो होती है यहाँ ब्रांचेस में बट गई, देखिए ब्रांचेस के जिसको कि ब्रोंकाई कहते हैं। इस ब्रांचेस के एंड में गोल जैसी रचना होती थैले जैसी, इसे वायु कूपिकाएं कहते हैं। ये वायु कूपिकाएं दिखाई दे रही हैं। वायु कूपिकाएं ऐसे स्ट्रक्चर में होती हैं, इसके जस्ट नीचे की तरफ ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें से क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का जब वायु इसके अंदर नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है तब जब जो वो श्वसनी में पहुंचती है, श्वसनी से होते हुए श्वसिकाएं पहुंचती है, ब्रोंकियाई के बाद जब ये वायु कूपिकाओं में पहुंचती है तो वायु कूपिका से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पहुंच जाती है, ब्लड सेल्स में चली जाती है। और ब्लड सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कहाँ जाती है, वो ब्रोंकाई में आ जाती है। मीन्स इसमें वायु कूपिकाओं में आती है और फिर ब्रोंकाई में आती है। इस प्रकार से फिर यहाँ से होते हुए ये हमारे नासा गुहा से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस में फेफड़े का मेन रोल होता है। फेफड़ों और ब्रोंकाई तथा वायु कूपिकाओं में का मेन रोल है जिसमें कि वायु कूपिकाएं ही गैस का आदान प्रदान करती है। और अब इसके बारे में समझेंगे किस प्रकार से श्वसन होता है। श्वसन की क्रिया में दो प्रकार का श्वसन होता है, एक तो अंतः श्वसन, एक होता है उच्च वसन। तो उसमें क्या आता है जिसको कि इंग्लिश में इंस्पायरेशन, अंतः श्वसन को उसको इंस्पायरेशन कहते हैं, उच्च वसन को जो कहते हैं वो कहते हैं एक्सपायरेशन। तो इसमें कैसा होता है, जब नॉस्ट्रिल से यहाँ से लेकर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गुहा से लेकर नासा गुहा से लेकर पूरा नीचे तक का एरिया ये जहां तक दिखाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं थोरासिस कैविटी। ये पूरी कैविटी होती है, यहां से लेकर यहां तक की जो कैविटी होती है उसे हम लोग थोरासिस कैविटी कहते हैं। अब हम लोग इसके थ्रू समझेंगे कि जैसे हम नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन गई अंदर की तरफ गई, यहाँ से होती हुई वो ब्रोंकाई में आई, ब्रोंकाई से फिर जैसा हमने आपको बताया था वैसे। तो सबसे पहले जब भी ऑक्सीजन अंदर जाती है तो क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो सिकुड़ कर सीधा सपाट हो जाता है जिससे कि थोरेसिस कैविटी का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है और उसका वायु दाब कम हो जाता है। बाहर का एनवायरनमेंट का वायु दाब ज्यादा होता है और इसका कम होने के कारण ऑक्सीजन गैस अंदर की तरफ नॉस्ट्रिल से होते हुए अंदर आती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकाई तक आती है, फिर वायु कूपिकाओं में जाती है, ऑक्सीजन को वो ब्लड में भेज देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं। और एक्सपायरेशन जो होता है वो जस्ट इसका इंस्पायरेशन का उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है तो जो डायफ्राम होता है वो अपनी पूरी पुरानी पोजीशन में आ जाता है जिससे कि अब इस थोरेसिस कैविटी का दाब जो होता है वो अंदर का ज्यादा हो जाता है और बाहर का काम कम होता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। जो हम लोग नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन को ऐसे अंदर की तरफ लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जब हम लोग बाहर निकाल रहे हैं तो ये हमारी प्रोसेस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली हमने, वो हमारे क्या है, उच्च वसन या एक्सपायरेशन है। तो मैंने इस माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप